ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारे प्रिवेंटिव मेडिसिन इन ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स एंड जेरियाट्रिक्स वाले चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज ब्रेस्ट फीडिंग। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। वाइवा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपको थ्योरी में तो आना ही आना है, और इनफैक्ट ये पीडिया तक आपको फाइनल ईयर तक काम आएगा, तो ध्यान से सुनना। ठीक, तो भाई ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप पढ़ते हो ना, तो सबसे पहला सवाल जो आपके जहन में आता है या एग्जामिनर के जहन में आता है, भाई क्या इसको ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में पता है? तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो होता है वो कब मनाते हैं? तो अगस्त के पहले हफ्ते में हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। अब ये याद कैसे करेंगे? तो भैया जो अगस्त होता है वो कौन सा महीना होता है? वो होता है 8वां महीना। तो भैया बी फॉर ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट को देखो, बी को देखो तो ये 8 जैसे दिखता है, और फर्स्ट वीक, तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होता है। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक। कैसे याद करोगे? फिर से बताता हूँ, ब्रेस्ट फीडिंग वीक कैसे याद करोगे? तो भैया बी से हो गया 8, एफ से हो गया फर्स्ट यानी कि फर्स्ट, और डब्ल्यू से हो गया वीक। तो 8वां महीना यानी कि अगस्त का पहला वीक इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक। याद रहेगा? फिर से एक बार, ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब होता है? तो बी से आपको क्या दिख रहा है? 8, 8 का मतलब क्या है? अगस्त। फीडिंग, एफ फॉर फीडिंग, एफ फॉर फर्स्ट यानी कि पहला, और ये वीक तो वीक ही है, तो वीक, तो अगस्त का पहला वीक इज ब्रेस्ट फीडिंग वीक। याद रहेगा? तो ऐसे याद कर सकते हो कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो होता है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त रहता है। ठीक, उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक का लोगो है ना, वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब इस लोगो के अराउंड जो थीम होती है ना, वो हर साल चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2019 की बात करें, तो उसमें जो थीम थी दैट वाज एम्पावर पेमेंट पेरेंट्स और इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग, जबकि 2020 की जो थीम थी वो थी सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लानिट। और अब जो 2021 की थीम है दैट इज प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे आप देख सकते हो कि भैया इस साल ब्रेस्ट फीडिंग की जो थीम है दैट इज प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये बीच वाला लोगो तो सब में सेम रहेगा, बस उसके आसपास की चीज़ चेंज होती जाएगी। ये देखो, उसके अराउंड चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसके अराउंड चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पे खूब सारे लोग आ गए क्योंकि एम्पावर पेरेंट्स था। यहाँ पे सपोर्ट करना हेल्दियर प्लानट को, तो सपोर्ट के लिए 2 हाथ आ गए और प्लानट का ये गोला आ गया। और अब जो होती है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये देखो, ये 1 और ये 2, दोनों हाथ मिलके शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से चेंज होती रहती है थीम, तो आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी जल्दी शुरू करनी है आपको, तो ब्रेस्ट फीडिंग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करनी है। एटलीस्ट विद इन एन हाफ आवर आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद शुरू कर देनी है, यानी आधे घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करा देनी है बच्चे को। अब अगर हम WHO की रिकमेंडेशन देखें, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री में WHO ये कहता है कि भाई साहब आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है कि पहले 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फैट यानी कि माँ के दूध के अलावा और कुछ भी नहीं देना है। इनफैक्ट कहते हैं कि पानी भी नहीं देना है, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी है बच्चे के लिए पहले 6 महीने तक। तो वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है? पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना। उसके बाद फिर वीनिंग शुरू करते हैं 6वें महीने के बाद कि माँ के दूध के अलावा भी कुछ चीज़ें दे सकते हैं।
दूसरी चीज़ जो WHO कहता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, हाँ भाई, कि भैया पहले 6 महीने जो हैं उसमें तो आपने ब्रेस्ट फीडिंग कराई, उसके बाद आप वीनिंग ईनिंग करा सकते हो, सब कुछ माँ के दूध के अलावा भी दे सकते हो, मगर ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, इसको आपको कम से कम 2 साल तक कंटिन्यू रखनी है। ये कहता है WHO एटलीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कि बच्चे को माँ का दूध कम से कम 2 साल तक तो पिलाते रहो। हाँ, 6 महीने बाद ऊपर से भी आप चीज़ें दे सकते हो, मगर माँ का दूध 2 साल तक देना है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि सिर्फ माँ का दूध पहले 6 महीने तो देना ही देना है। समझ गए? तो ब्रेस्ट फीडिंग में ये कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में ब्रेस्ट मिल्क अलग से आपको क्वेश्चन आ जाता है ब्रेस्ट मिल्क पे। तो ब्रेस्ट मिल्क के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ कि बायो अवेलेबिलिटी बहुत हाई होती है उसकी, बहुत आसानी, क्योंकि छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो ऐसी चीज़ें देनी है जो आसानी से डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब हो जाए, तो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और अब्जॉर्ब भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू काऊ मिल्क। उसके अलावा काफ़ी रिच होता है ये लैक्टोज में, उसके अलावा आयरन में और वाटर में। तो ये भी आपको याद रखना ब्रेस्ट मिल्क क्यों अच्छा होता है, क्योंकि बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है, बेहतर डाइजेशन हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है इसका बच्चों में एज़ कम्पेयर टू काउज मिल्क, और इसमें आपको लैक्टोज मिलेगा, उसके अलावा आपको इसमें आयरन मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, काफ़ी रिच होता है। उसके बाद सवाल आता है कि भैया मिल्क आउटपुट कितना होता है, कितने समय में कितना मिल्क आउटपुट होता है एक लैक्टेटिंग मदर से। तो एवरेज बात करें कि एवरेज डेली मिल्क आउटपुट जो लैक्टेटिंग मदर्स होता है उनमें पहले 6 महीने में तो करीब 500 से 600 ml हर दिन निकलता है। अब अगला सवाल एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मैक्सिमम मिल्क आउटपुट कब होता है। भाई पहले 6 महीने में तो 500-600 निकल रहा है, लेकिन 5वें से 6वें महीने में मैक्सिमम मिल्क आउटपुट देखने को मिलता है, दैट इज करीब 730 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर डेली आउटपुट पूछे तो 500 से 600 मिलीलीटर पर डे, और मैक्सिमम मिल्क आउटपुट पूछे कब होता है तो 5वें से 6वें महीने में होता है, और कितना होता है तो 730 मिलीलीटर पर डे। गॉट इट? तो ये तो हो गया आपका मिल्क आउटपुट। उसके बाद होता है कि भाई कितनी एनर्जी देता है वो, तो हर 100 ml जो होता है वो 65 किलो कैलोरी पर 100 ml के हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्रेस्ट मिल्क। कितना प्रोटीन होता है, तो अराउंड 1.1 ग्राम पर 100 ml ऑफ मिल्क प्रोटीन आपको देखने मिलता है, और इस प्रोटीन में भी जो ज़्यादा होता है ना, दैट इज़ सिस्टीन और टॉरिन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भैया कौन सी चीज़ ज़्यादा होती है। तो हाँ ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क में आपको प्रोटीन तो मिलेगा 1.1 ग्राम पर 100 ml, और उसमें भी ज़्यादा आपको सिस्टीन और टॉरिन देखने मिलता है, क्योंकि ये बेहतर तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं। ओके, अब प्रोटीन की ही अगर हम बात करें तो ह्यूमन मिल्क और काऊ मिल्क में अलग अलग तरह के प्रोटीन आपको मिलते हैं प्रेडोमिनेंटली। अगर हम ह्यूमन मिल्क की बात करें तो उसमें वे प्रोटीन ज़्यादा मिलता है, जबकि काउज मिल्क में कैसीन प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। कैसे याद करेंगे कि भैया WHEY, वे प्रोटीन किस में ज़्यादा मिलता है, H फॉर ह्यूमन में, जबकि जो केसीन प्रोटीन होता है अपना, ये केसीन प्रोटीन जो है वो किस में ज़्यादा मिलता है, C फॉर काऊ में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ह्यूमन मिल्क में H फॉर ह्यूमन मिल्क, H फॉर वे प्रोटीन में H आ जाता है, केसीन C फॉर केसीन, C फॉर काऊ मिल्क। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। ओके, अब बात कर, हमने देख लिया मिल्क आउटपुट कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है। अब हम देख लेते हैं, एनर्जी भी देख ली हमने, फैट नहीं देखा। तो फैट की बात करें अगर ब्रेस्ट मिल्क में, तो PUFA पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मिलता है, और उसमें भी कौन सा वाला, लाइनोलिक एसिड ज़्यादा मिलता है हमको ब्रेस्ट मिल्क में। ओके, ब्रेस्ट मिल्क में एक खास चीज़ मिलती है, दैट इज़ DHA, दैट इज़ डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ये एक फैटी एसिड होता है जो ब्रेस्ट मिल्क में हमको मिलता है, और जो कि बहुत ज़रूरी है भाई साहब बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो आपसे DHA पे सवाल पूछा जाता है कि DHA का फुल फॉर्म बताओ, तो डोकोसा
हेक्सेनोइक एसिड ये एक फैटी एसिड होता है जो कि ब्रेस्ट मिल्क में होता है, जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आता है कि विटामिन, विटामिन कौन से ज़्यादा मिलते हैं हमको, तो वाइटामिन में विटामिन ए और विटामिन सी ज़्यादा मिलता है, जबकि विटामिन के, बी और डी जो होता है उसमें डेफिशिएंट होता है। अब देखना विटामिन सी वैसे बहुत, मिल्क में अगर आप देखोगे ना, मिल्क में विटामिन सी वैसे भी डेफिशिएंट होता है सभी मिल्क्स में, तो हाँ इसमें विटामिन सी मिलता है। ज़्यादा क्यों लिखा है, क्योंकि बाकी मिल्क के कंपैरिजन में विटामिन सी जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा होता है, इसलिए हमने लिखा है रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन सी, डेफिशिएंट इन विटामिन के, बी, डी। अब ना ये डेफिशिएंट आप कई बार आप भूल जाते हो कि ये डेफिशिएंट कैसे और किस में विटामिन ज़्यादा मिलता है, कौन सा विटामिन ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा मिलता है, तो बी फॉर ब्रेस्ट मिल्क। तो बी के आजू बाजू कौन होते हैं, वो विटामिन ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा मिलते हैं। तो बी के एक तरफ है ए और एक तरफ है सी, तो ए और सी में रिच होता है। डेफिशिएंट कैसे होता है ये कैसे याद रखेंगे, तो भाई साहब हम ज़्यादातर जो होते हैं वो इंडिया में ही रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का एक बहुत प्राचीन खेल है, बहुत ही पुराना स्पोर्ट है जो कि इंडिया में अब डेफिशिएंट हो चुका है, मतलब कि ज़्यादा लोग इंडिया में अब खेलते नहीं हैं उस स्पोर्ट को। तो इंडिया में डेफिशिएंट कौन सा स्पोर्ट हो चुका है, दैट इज़ कबड्डी। कबड्डी, कबड्डी देखा है आपने कहीं खेलते हुए ज़्यादातर लोगों को, नहीं, क्योंकि डेफिशिएंट हो चुका है इंडिया कबड्डी में। तो डेफिशिएंट कौन सा विटामिन हैं, के, बी और डी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन से विटामिन डेफिशिएंट हैं, तो कबड्डी, के, बी और डी। और कौन सा विटामिन्स जो हैं वो रिच हैं, तो बी के आजू बाजू में ए और सी, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स की बात करें तो भैया कॉपर, कोबाल्ट, सेलेनियम, आयरन इन सब में काफ़ी रिच होता है। क्या कम मिलता है इसमें, तो सोडियम और कैल्शियम कम मिलता है, मगर हाँ अगर आप बात करो कैल्शियम फॉस्फोरस रेशो की तो ये हाई होता है। हाँ कैल्शियम में डेफिशिएंट है या कम है कैल्शियम, मगर कैल्शियम फॉस्फोरस रेशो हाई होता है, ये याद रखना, इस पर पूछ सकते हैं। अब ना कैल्शियम कम तो मिलता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू काउज मिल्क ना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू काउज मिल्क, ठीक है। वहीं अगर आप कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हो तो आयरन अपटेक की भी बात कर लेते हैं। तो आयरन अपटेक भी ब्रेस्ट मिल्क जो होता है ना वो 70% होता है, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क में जो अगर 100 ब्रेस्ट मिल्क में 100 आयरन आ रहा है तो उसका 70% तो अपटेक हो जाता है। उसके बाद बात करें कि आयरन जो है एज़ कम्पेयर टू काउज मिल्क ज़्यादा होता है ब्रेस्ट मिल्क में, तो भाई साहब इसलिए ब्रेस्ट मिल्क देखो कितना अच्छा है, कैल्शियम ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है एज़ कम्पेयर टू काउज मिल्क, आयरन मात्रा में भी ज़्यादा है और आयरन अपटेक भी 70% हो जाता है ब्रेस्ट मिल्क में, समझ गए। तो ये ब्रेस्ट मिल्क को अलग से याद रख लेना, क्योंकि शॉर्ट नोट आ जाता है सीधा सीधा ब्रेस्ट मिल्क पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वाइवा में सब पे इम्पॉर्टेंट है, मिल्क आउटपुट पूछा जाता है, प्रोटीन के बारे में पूछा जाता है, विटामिन के बारे में पूछा जाता है, तो वाइवा के लिए भी ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं। ब्रेस्ट मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। अब आते हैं भाई, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा करानी चाहिए, लेकिन कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग हार्मफुल भी हो सकती है माँ के लिए। माँ में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, बीमारियां हैं जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग हार्मफुल हो सकती है, और बच्चे में भी ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग हार्मफुल हो सकती है, या ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। तो अगर हम बच्चों की बात करें, इन्फेंट का मतलब क्या होता है, हमने देखा था ना कि भाई 1 साल से कम उम्र का बच्चा, तो इन्फेंट में अगर आपको गैलेक्टोसीमिया मिलता है तो भाई साहब आपको ब्रेस्ट फीडिंग हार्मफुल हो सकती है इन्फेंट में। अगर हम बात करें माँ की, गैलेक्टोसीमिया क्यों, क्योंकि भैया गैलेक्टोसीमिया है, और हमने पिछली स्लाइड में ही देखा था कि भाई साहब जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क है उसमें क्या ज़्यादा मिलेगा, तो भाई साहब ब्रेस्ट मिल्क जो है उसमें हमको लैक्टोज ज़्यादा मिलता है, और गैलेक्टोसीमिया है तो पंगे तो होंगे, इसीलिए ध्यान रखना है कि गैलेक्टोसीमिया में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है।
हार्मफुल हो सकती है ब्रेस्ट फीडिंग। अब अगर मदर की बात करें, मदर में ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग हार्मफुल हो सकती है, तो अगर मदर को HIV है या मदर को पल्मोनरी TB है तब हार्मफुल हो सकती है। मगर WHO क्या रिकमेंड करता है, हार्मफुल हो सकती है मगर WHO रिकमेंड करता है कि माँ को भले ही माँ को TB है मगर फिर भी उसको फीडिंग कराते रहना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई पल्मोनरी TB है, HIV है अगर माँ को, तो हार्मफुल हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग। मगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराओगे तो बच्चा वैसे ही माल नरिश्ड हो जाएगा, निपट जाएगा। तो दादा इसीलिए WHO बोलता है भले ही माँ को TB है फिर भी उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर माँ कोई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है, स्टेरॉइड्स पे है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे है, रेडिएशन थेरेपी पे, कोई ऐसी थेरेपी पे है जिसमें इम्यूनिटी गिर जाती है, ऐसी कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग हार्मफुल हो सकती है। या फिर माँ किसी ऐसी जगह काम करती है, कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे हैवी मेटल्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, खासकर मर्करी का, तो ऐसी सिचुएशन में भी ब्रेस्ट फीडिंग हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा सिंपल माँ चरसी है अगर, बोले तो माँ कोकेन लेती है, ड्रग्स वगैरह लेती है, कोकेन, हीरोइन, एम्फिटामिन, तो भाई साहब ऐसे सिचुएशंस में ब्रेस्ट फीडिंग हार्मफुल हो सकती है। तो जितनी भी माएँ हैं उनसे हम बोलेंगे कि भैया चरसी मत बनो, बच्चे की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ब्रेस्ट फीडिंग हार्मफुल हो सकती है। तो कोकेन, हीरोइन या एम्फिटामिन यानी कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स की अगर उसको आदत है तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग हार्मफुल हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है और MCQ आता है, क्या अगर बच्चे को माइल्ड डायरिया है, हल्के फुल्के दस्त लग रहे हैं, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट कर देना चाहिए? नहीं भाई साहब, माइल्ड डायरिया कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग हार्मफुल किन किन सिचुएशन में है समझ गए, बच्चे के केस में और माँ के केस में कौन कौन सी सिचुएशंस में ब्रेस्ट फीडिंग हार्मफुल हो सकती है। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ते हो, ब्रेस्ट मिल्क पढ़ते हो, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आता है ना, माँ का पीला दूध यानी कि कोलेस्ट्रम। भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो शुरुआत के 3 दिनों में निकलता है ना, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम जो होता है ना, ये माँ का पीला दूध होता है, बहुत अमृत जैसा होता है भाई साहब, अमृत जैसा। ये देखो यहाँ लिखा भी है लिक्विड गोल्ड, अमृत जैसा होता है जो कोलेस्ट्रम होता है। ये आपका ब्रेस्ट मिल्क है, नॉर्मल वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, और ये है आपका कोलेस्ट्रम, जो शुरुआती, जो कहते हैं ना माँ का पहला पीला दूध जो होता है वो अमृत के समान होता है बच्चे के लिए। इसीलिए इसको फर्स्ट मिल्क भी कहते हैं, इम्यून मिल्क भी कहते हैं और बीस्टिंग भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि भाई साहब इम्यूनोग्लोबुलिन्स इसमें 5 होते हैं। IgA तो कूट कूट के भरा होता है, उसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन D, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन G और M, ये सब भी अच्छी खासी मात्रा में होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ना गांव साइड में ऐसी है कि भाई अरे ये पहला दूध, माँ का जो पहला पीला दूध है इसको बहा दो बहा दो बहा दो, ये बहुत गलत चीज़ है। माँ का पीला दूध अमृत होता है बच्चे के लिए। ठीक है, उसके बाद क्यों और अच्छा है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ मिलेंगी आपको, इसमें कार्बोहाइड्रेट खूब सारा होता है, इसमें प्रोटीन खूब सारा होता है और फैट बहुत कम होता है। तो देखो मस्त बॉडी शॉडी भी बन जाएगी बच्चे की अपनी, की लपक के प्रोटीन दे रहे हैं, लपक के एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं उसको, अच्छा खासा कार्ब्स भी मिल रहा है, लेकिन फ़ैट बहुत कम है और इसीलिए ये बहुत अच्छा होता है। अगर हम कंपैरिजन की बात करें कोलेस्ट्रम और ब्रेस्ट मिल्क में, तो प्रोटीन की मात्रा कोलेस्ट्रम में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। तो इसीलिए माँ का पहला पीला दूध कभी नहीं बहाना, अमृत होता है बच्चे के लिए। समझ गए? तो ये हो गया आपका कोलेस्ट्रम। उसके बाद सबसे आखिरी चीज़ जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग में याद रखनी है ना, वो है अलग अलग तरह के जो मिल्क आते हैं। अलग अलग तरह के मिल्क कौन से आता है? बफेलो मिल्क यानी भैंस का दूध, गोट मिल्क यानी कि बकरी का दूध, काउज मिल्क यानी कि गाय का दूध और ह्यूमन मिल्क यानी कि माँ का दूध। ठीक है, तो इनमें अगर हम फैट, प्रोटीन, एनर्जी और लैक्टोज देखें तो सब में आपको एक सीक्वेंस याद रखनी है, दैट इज़ BGCH। क्या याद रखना है आपको?
BGCH, BGCH। तो BGCH क्या है? बफेलो, गोट, काउ, ह्यूमन। बस इसी सीक्वेंस में रहता है। फैट की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में है? BGCH सबसे ज़्यादा बफेलो में, फिर गोट में, फिर काऊ में, फिर ह्यूमन में। प्रोटीन की बात करें तो फिर वही BGCH, बफेलो में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, बफेलो मिल्क में, उसके बाद गोट मिल्क में, उसके बाद काउज मिल्क में, उसके बाद ह्यूमन मिल्क में। एनर्जी की बात करें तो फिर BGCH सबसे ज़्यादा एनर्जी बफेलो मिल्क में होती है, फिर गोट मिल्क में, फिर काउस मिल्क में, फिर ह्यूमन मिल्क में। लैक्टोज, याद रखना हम शुरू से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं भाई साहब, याद है हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इट इज़ रिच इन लैक्टोज, और क्योंकि इट इज़ रिच इन लैक्टोज तो गैलेक्टोसीमिया में पंगा हो सकता है। तो फिर यहाँ पे आपने वो जो BGCH है ना, लैक्टोज में, ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू BGC। समझ गए? तो यहाँ से ये जो H है ना, इसको उठा के यहाँ रख दो, बाकी तो वो BGC रहेगा, है ना। तो ये हमने, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज ज़्यादा होता है इसलिए हमने ह्यूमन को उठा के यहाँ रख दिया, बाकी तो ये अपना BGC जैसा चला आ रहा था वैसा BGC रहेगा। समझ गए? तो लैक्टोज में एक्सेप्शन है कि ह्यूमन मिल्क में सबसे ज़्यादा लैक्टोज होता है, उसके बाद वही BGC, बफेलो मिल्क में, फिर गोट मिल्क में, फिर काऊ मिल्क में। लेकिन लैक्टोज में ह्यूमन वाला पार्ट ज़्यादा पहले रख देना, क्योंकि ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा लैक्टोज होता है। समझ गए? तो यहाँ पे ये टर्म याद रख लेना, BGCH, बस लैक्टोज में H को पहले रख देना, बाकी BGC तो रहेगा। ओके, तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको एटलीस्ट ब्रेस्ट फीडिंग में या ब्रेस्ट मिल्क में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो भाई साहब ब्रेस्ट फीडिंग शॉर्ट नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन है, याद ही रखना है। इनफैक्ट आपको ब्रेस्ट मिल्क पे क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन, इसीलिए आपको ब्रेस्ट मिल्क भी शॉर्ट नोट के तौर पे याद रखना है। इनफैक्ट वेरी शॉर्ट नोट में ना आपको कोलेस्ट्रम भी आ जाता है कई बार, तो आपको वेरी शॉर्ट नोट के तौर पे कोलेस्ट्रम भी याद रखना है। ओके, तो ये तो हो गया थ्योरी एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला, ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं। दूसरा, कितनी जल्दी आपको ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराना है। तीसरा, वाइवा के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। उसके अलावा एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कब तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, तो ना ज़्यादातर कहाँ फंस जाते हैं, उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग याद रहती है तो वो बोलते हैं 6 महीने तक सर बस ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, उसके बाद माँ के दूध के अलावा कुछ और दे सकते हैं। माँ के दूध के अलावा नहीं होता है वीनिंग में, माँ के दूध के साथ कुछ और दे सकते हो आप 6 महीने के बाद, ठीक है। और WHO क्या कहता है कि कम से कम 2 साल तक तो देना है। फिर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको होता है कि भैया आपको थीम्स के बारे में पता होनी चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग वीक के, तो इस साल की थीम तो आपको याद ही होनी चाहिए। फिर स्पॉट्स की बात करें तो आपको लोगो में ये ब्रेस्ट फीडिंग वीक का लोगो रख दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि भाई इस साल की थीम आइडेंटिफाई द स्पॉट, और इस साल की थीम बताओ, तो आपको पता होनी चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क याद रखना, थ्योरी एग्जाम में शॉर्ट नोट में आ सकता है ये। वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से तो भारी पड़ी हैं चीज़ें इसमें। पहली चीज़, किस में रिच होता है, ये आपको क्यों बेहतर होता है ये आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद कि एवरेज डेली मिल्क आउटपुट कितना होता है लैक्टेटिंग मदर का, ये वाइवा में पूछते हैं। प्लस सबसे ज़्यादा कब होता है ये भी वाइवा में पूछ लिया जाता है। कौन सा प्रोटीन प्रेडोमिनेंट होता है ह्यूमन मिल्क में, ये पूछ लिया जाता है। कौन से विटामिन रिच होते हैं और कौन से विटामिन डेफिशिएंट हैं, ये आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा वाइवा में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है कि कब कब नहीं देना है या कब कब हार्मफुल हो सकता है। और सीधा क्वेश्चन वाइवा में एग्जामिनर पूछ लेता है, भैया बच्चे को माइल्ड डायरिया है, हल्का फुल्का दस्त लग रहा है, तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराओगे ना, तो आप बोलते हो एग्जामिनर बोल रहा है तो हम भी वही बोलेंगे, बिकॉज एग्जामिनर इज ऑलवेज राइट। जी सर नहीं कराएंगे, सर बोलेंगे ठीक है बेटा निकल लो। तो नहीं भाई साहब, माइल्ड डायरिया इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। कोलेस्ट्रम तो वाइवा के लिए एकदम अमृत है, अमृत। कोलेस्ट्रम तो पूछेगा ही, अगर ब्रेस्ट मिल्क पे आपका सवाल गया है तो कोलेस्ट्रम तो पता होना चाहिए। उसके बाद
वाइवा के लिए ये टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसमें कुछ नहीं है, BGCH है। वो पूछेगा फैट किस में ज़्यादा होता है, प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है, एनर्जी किस में ज़्यादा होता है। एक्चुअली वो जो आखिरी में पूछना चाहता है ना, वो होता है लैक्टोज किस में ज़्यादा होता है। तो लैक्टोज क्योंकि एक्सेप्शन है इसलिए ह्यूमन, फिर BGC। समझ गए? तो ये तो हो गया आपका वाइवा के क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूं MCQs की, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट आपको मिलेंगे हमारे नोट्स और स्लाइड्स में, वो सभी PG एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए MCQs हैं। तो देखो, एक MCQ तो ये आया था कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाते हैं। दूसरा MCQ ये आया था कि भैया कितनी जल्दी शुरू करना है। इनफैक्ट आपको ये लोगो भी आ सकता है एज अ इमेज MCQ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपको MCQ ये आ चुका है, कईयों बार आ चुका है कि एवरेज मिल्क आउटपुट कितना होता है और मैक्सिमम मिल्क आउटपुट कब मिलता है। आपको इस पे भी MCQ आ चुका है कि कौन सा प्रोटीन प्रिडोमिनेंट होता है ह्यूमन मिल्क में और काउज मिल्क में। उसके बाद आपको ये MCQ तो आता ही रहता है कि कौन सा प्रोटीन रिच है और कौन सा प्रोटीन डेफिशिएंट है। कैल्शियम और आयरन के ऊपर भी आपको MCQs बहुत बार आए हुए हैं। एक क्वेश्चन फंसाने वाला ये आता है, क्या टीबी है मदर को तो आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कराओगे? नहीं, WHO कहता है कि अगर टीबी है तब भी ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहो। और एक MCQ ये भी फंसाने वाला आता है कि क्या माइल्ड डायरिया में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? तो नहीं भाई साहब, माइल्ड डायरिया में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। कोलेस्ट्रम पे भी एक MCQ आ चुका है कि भैया इम्यून मिल्क किसको कहते हैं? तो ब्रेस्ट मिल्क, कोलेस्ट्रम को ही इम्यून मिल्क कहते हैं। और यहाँ पे देखो, आपसे MCQ में क्या पूछा गया है जो एक्सेप्शन है, दैट इज ह्यूमन पहले और बाद में बफेलो, गोट और काउज मिल्क किस में आता है? तो लैक्टोज वाले केस में आता है। तो ये भी आपको एक MCQ आ चुका है। ठीक है, तो